फंडामेंटल एनालिसिस को समझने से पहले हम एनालिसिस को समझते हैं। एनालिसिस तो हम डेली लाइफ में करते हैं, खाने पीने से लेकर कपड़े, मोबाइल, हर जगह करते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल लेना है तो 10,000 में कौन सा सबसे अच्छा है, बेस्ट चार्जिंग, बेस्ट कैमरा, ऐसे छोटे छोटे एनालिसिस तो रोज करते हैं। इसे ही हम शेयर्स पर करें तो इसे स्टॉक एनालिसिस कहते हैं। कौन सा शेयर खरीदें और क्यों, इसे ही हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में तो बहुत सारे चीजें आते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, फाइनेंस, इंपॉर्टेंट रेशियो, मैनेजमेंट, और इन्हीं चीजों को एनालिसिस करना ही फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी ऐप यूज करते हैं उसमें आप किसी भी शेयर के नीचे ये छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, उसमें जो रेशियो पॉइंट्स दिखा रहे हैं उसे एनालाइज करने लगे तो हम उसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए पढ़ा लिखा बहुत जरूरी है, इसे करने के लिए बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहाँ दिखा रहा पीई रेशियो, कौन सा पीई रेशियो अच्छा है, अगर ये पता चल जाए तो आप फटाक से किसी भी कंपनी को शेयर खरीद सकते हो। इस वीडियो में हम इसे सीखेंगे और एक चेकलिस्ट बनाना भी सीखेंगे, और लास्ट वाला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप आसानी से जानने के बाद किसी भी कंपनी को आसानी से चुन सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आता है मार्केट कैप। इसका मतलब अगर आपको ये पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपको कितने रुपए चाहिए होगा यह पूरी कंपनी खरीदने के लिए। यहाँ जैसे कि टाटा स्टील खरीदने के लिए 1,78,376 करोड़ देने होंगे, तो मार्केट कैप से हमें जानने को मदद मिलता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। इससे काफी चीजें पता चलती है। अगर कंपनी लार्ज कैप है तो लो रिस्क, अगर कंपनी मिड कैप है तो ठीक ठाक रिस्क है, अगर स्मॉल कैप है तो हाई रिस्क है। इसके बाद आता है पीई रेशियो। पीई रेशियो को समझने से पहले हमें ईपीएस, इसका मतलब अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कंपनी को कितनी कमाई हुई, इससे निकालने के लिए कंपनी को जितनी कमाई हुई है उससे डिवाइड करते हैं कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उससे। जैसे कि यहाँ पे टाटा स्टील का ईपीएस है 2.34 है, यानी कि 2.34 रुपीज टाटा स्टील ने कमा कर दिया है। पीई रेशियो का मतलब क्या होता है, प्राइस डिलीवर्ड बाय अर्निंग। यहाँ पर है टाटा स्टील का प्राइस है 149 रुपए, जिससे अर्निंग से डिवाइड करें तो पीई रेशियो 64 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं। पीई रेशियो किस काम आता है, इससे साफ पता चलता है कितना रुपए लगाएं तो कितना रुपए प्रॉफिट होगा। अगर 64 रुपए लगाएंगे तो 1 रुपये प्रॉफिट होगा। इसका मतलब यह है कि कंपनी में 1 रुपये प्रॉफिट करने के लिए कितना रुपए लगाना पड़ेंगे। तो पीई रेशियो जितना कम होगा उतना अच्छा है। 1 से 20 तक पीई रेशियो अच्छा माना जाता है, और अगर माइनस में है तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। तो आप खुद से डिसाइड करें आप किस जगह पैसे लगाएंगे, जहाँ पर 1 रुपये कमाने के लिए 64 रुपये देने पड़ेंगे या फिर 8 रुपये। पीई रेशियो से मालूम होता है कि कहाँ पर कम पैसे लगाएं तो ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, लेकिन कई बार पीई रेशियो ज्यादा होने से भी शेयर फायदेमंद होता है। इसीलिए सिर्फ पीई रेशियो को देखकर शेयर नहीं खरीदते हैं, इंडस्ट्री के पीई रेशियो को भी देखते हैं। इसके बाद कंपनी के पीई रेशियो को, जैसे कि अडानी पावर का पीई रेशियो 18.18 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 26.64 है। इससे यह पता चलता है कि सेक्टर के इंडस्ट्री के मुकाबले कंपनी का पीई रेशियो अच्छा है। आई थिंक आपका पीई रेशियो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो को समझने से पहले हम बुक वैल्यू को समझते हैं। बुक वैल्यू का मतलब होता है अगर आज ही कंपनी बंद हो जाए तो आपको कितने रुपए मिलेंगे। जैसे कि अडानी पावर का बुक वैल्यू है 145 रुपए, तो अगर आज ही अडानी पावर बंद हो जाए तो आपको मिलेंगे 145 रुपए। अब पीबी रेशियो को जानते हैं, प्राइस अपॉन बुक वैल्यू। जैसे यहाँ पर है अडानी पावर का प्राइस 190 रुपए और उसका बुक वैल्यू है 145 रुपए। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू निकलता है 4.13, यानी अडानी पावर आज बंद हो जाए तो 4 रुपए में 1 रुपए मिलेंगे। अब आपको पीबी रेशियो समझ आ चुका होगा। तो कौन सा पीबी रेशियो अच्छा है, जितना कम पीबी रेशियो होगा उतना अच्छा है। 1-2 का पीबी रेशियो है तो बेस्ट होता है। इसके बाद आता है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे भी हम कंपनी की कई चीजें जान सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अडानी पावर का है, जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67। इसका मतलब है 1 रुपए के इक्विटी पर अडानी पावर ने 0.67 का कर्ज ले रखी है। कर्ज जितना ज्यादा होगा कंपनी उतना बेकार है, क्योंकि कर्ज ज्यादा होता है कंपनी को ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है, ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो कौन सा डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। अब देखो
जितना डेट टू इक्विटी रेशियो कम होगा उतना बेस्ट है। जैसे यहाँ पर अडानी पावर का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 है, इसका मतलब कंपनी को 1 रुपए इक्विटी पर 0.64 रुपए का टैक्स है। अब देखो इसके अलावा एक और चीज होता है डिविडेंड। यहाँ पर देखो डिविडेंड यील्ड 0.00 है। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कंपनी ने अपना प्रॉफिट का कितना हिस्सा दिया है। डिविडेंड देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। डिविडेंड ज्यादा पे कर रही है तो कंपनी प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रही है, इसीलिए डिविडेंड ज्यादा दे रही है। कई बार कंपनी प्रॉफिट तो करती है पर डिविडेंड नहीं देती है, जो कि ग्रोथ के लिए, कंपनी को बड़ा करने के लिए, स्केल करने के लिए करती है, इसलिए कंपनी कम डिविडेंड बांटती है। और ऐसे भी बहुत सारे कंपनी जो कि डिविडेंड बहुत ज्यादा देती है, जैसे कि इंडियन ऑयल, टाटा स्टील। ओके, इसके अलावा किसी भी कंपनी के शेयर को डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर इसका शेयर परसेंटेज ज्यादा है तो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या उस कंपनी में दम है, तभी फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि देखो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के लोग प्रोफेशनल होते हैं, जिनका काम ही होता है इन्वेस्टमेंट करना। वे कंपनी को डीपली रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही कंपनी पर पैसा लगाते हैं। जिसमें इन दोनों का परसेंटेज ज्यादा होता है, शेयर प्राइस बढ़ने का चांस ज्यादा होता है। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, पर मैं आसानी से बता देता हूँ। किसी भी कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ हर साल बढ़ रही है या नहीं, बस ये भी समझ आ गया तो आप काफी अच्छा कंपनी खोज निकाल लोगे। जैसे यहाँ फाइनेंस के अंदर रेवेन्यू दिखाई गई है। किसी भी कंपनी के सेल्स होते हैं, सेल करने में जो पैसा मिलता है उसे ही रेवेन्यू बोलते हैं। यहाँ पर आप ईयर करके भी देख सकते हैं। अब रेवेन्यू में खर्च को माइनस करे तो एक्सपेंसेस को प्रॉफिट कहते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ रही है। कई बार ऐसा होता है जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, अपने ग्रोथ में खर्च करती है। यहीं पे देखते हैं नेटवर्थ, जो कि कंपनी की वैल्यू होती है। सिंपली आपको बहुत सारे बैलेंस शीट देखने की जरूरत नहीं है। ROE जो कि 20% हो तो अच्छी मानी जाती है। ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कंपनी का मोनोपोली है या नहीं। जिस इंडियन रेलवे, जिस सेक्टर की कंपनी को देख रहे हो, दूसरे कंपनी से कंपेयर करना जरूरी होता है। ये सारे चीजें जरूरी होता है जो शेयर को खरीदने में हेल्प करेगी। अब हम एक चेकलिस्ट बनाना सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा PE रेशियो जो कि 2 और 3 अच्छा होता है, तीसरा है PB रेशियो, ये भी जितना कम होता है उतना बढ़िया। इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 1 से कम हो तो अच्छी मानी जाती है। इसके बाद है शेयर होल्डिंग पैटर्न, फिर रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ, और नीचे में एक पर्सनल व्यू का कॉलम बना सकते हैं जहां पर आप अपने इमोशन को लिख सकते हैं। आप इस कंपनी के शेयर क्यों खरीद रहे हैं, इस कॉलम में आप अपना राय दे सकते हैं। ये बस शुरुआत के लिए है, जैसे जैसे आप टाइम इसमें दोगे इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लाइव स्टॉक के एनालिसिस करना सीखते हैं अपने चेकलिस्ट से। तो अब हम किसी शेयर का लाइव फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे अपने चेकलिस्ट के जरिए। यहाँ पर मैं टाटा स्टील का शेयर लेने का सोच रहा हूँ। यहाँ पर मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा अपने चेकलिस्ट के जरिए। यहाँ पर देखो टाटा स्टील का शेयर है 147 रुपए। अब देखो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगाने के लिए, ताकि ये शेयर सस्ता है या महंगा, सस्ता में यानी कि अंडर वैल्यूड, या फिर महंगा है यानी कि ओवर वैल्यूड। इसके लिए गूगल में जाओ और टाटा स्टील का इंट्रिंसिक वैल्यू सर्च करो। यहाँ पर देखो 190 रुपए है, लेकिन अभी वो शेयर 147 रुपए में है। इसका मतलब ये शेयर अंडर वैल्यूड है। इसकी कीमत होनी चाहिए थी 190 रुपए, पर मिल रहा है 147 रुपए में। तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू में टिक लगा सकते। तो हमें इस शेयर से फायदा है, इसे खरीदने के बारे में सोचेंगे। अब हम देखेंगे PE रेशियो। PE रेशियो देखने के लिए हम फंडामेंटल में देखेंगे। इसका PE रेशियो दिखा रहा है 63.6। जैसा कि मैंने बताया था, PE रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छा, 1-2 हो तो सबसे अच्छा होता है। यहाँ पर देखो इसका PE रेशियो बहुत ज्यादा है, तो क्या ये शेयर अच्छा है? इसे डिसाइड करने से पहले आप इंडस्ट्री का PE रेशियो को भी देखो। यहाँ पर देखो इसका इंडस्ट्री का PE रेशियो 25.97 का है, लेकिन इस कंपनी का PE रेशियो 63.06 का है, यानी कि इंडस्ट्री के मुकाबले ये शेयर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर हम PE रेशियो वाले कॉलम में टिक लगा लेंगे। अगर किसी कंपनी के PE रेशियो 20 से कम हो तो हम अच्छा ही मानते हैं। अब अगला है PB रेशियो। ये भी 1 और 2 से कम हो तो अच्छा है।
तो यहाँ पर देखो टाटा स्टील का पीवी रेशियो 2.08 है, यानी कि अगर यहाँ 2.08 लगाते हैं तो और आज ही के दिन कंपनी बंद हो जाए तो 0.8 के बदले 1 रुपया मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया पीवी रेशियो 1 और 2 हो तो अच्छा होता है, इसे भी अपने चेकलिस्ट में टिक लगा लेते हैं। अब देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। मैंने बताया था डेट टू इक्विटी रेशियो भी 2 से कम हो तो अच्छा है। अब देखो टाटा स्टील का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.10 है, ये अच्छा साइन है, इसका उधार कम है और हम अपने चेकलिस्ट में टिक लगा लेंगे। इसके बाद आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसको देखने के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टाटा स्टील का प्रमोटर के पास 44.84% शेयर, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 25.66%, रिटेल इन्वेस्टर के पास है 18.96%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 6.97% और म्यूचुअल फंड के पास है 3.56%। यहाँ पर देखा जाए तो शेयर होल्डर पैटर्न भी अच्छा है, तो इसे भी हम चेकलिस्ट में टिक लगा लेंगे। अब हमें देखनी है रेवेन्यू, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। यहाँ देखें टाटा स्टील का रेवेन्यू बढ़ रहा है और क्वार्टरली बढ़ रहा है। अब देखते हैं प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है और नेटवर्थ भी धीरे धीरे कम हो रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है। तो इस टेस्ट में ये 2 जगह फेल हो गया, पीई रेशियो और प्रॉफिट में। नीचे में आप अपना राय लिख सकते हैं, फिर आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि ये शेयर खरीदना चाहेंगे या नहीं। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप टाटा स्टील के शेयर खरीदो। मेरा मकसद ये था कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊं। आप इतने कैपेबल हो जाओ कि किसी भी कंपनी का शेयर कैसे चुनते हैं, कैसे पता लगाते हैं ये कंपनी अच्छा है या नहीं। आपको यही चीजें सिखाने के लिए कोर्स के नाम पर हजारों रुपया ले रहे हैं। यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर किसी चीज में समझ नहीं आई तो कमेंट में जरूर बताएं। फाइनली ये वीडियो आपको सिखाने के लिए थी। जब आप सीख जाओ तो किसी भी तरह का किसी से राय मत लो और ऐसे ही बढ़िया कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी मेहनत लगी है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो कमेंट करो, और अगर तुम भी ये मिस्टेक कर रहे जो हर एक न्यू इन्वेस्टर करता है तो ये वीडियो देखो।